हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद तसव्वुर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल किंग इकोनॉमिस्ट। आज हम इकोनॉमिक्स के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ हाज़िर हुए हैं जो कि है मनी। आज हम डिस्कस करेंगे मनी के बारे में। मनी क्या है? सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मनी की डेफिनेशन को कि मनी है क्या, पैसा क्या चीज़ है, पैसा कैसे वजूद में आया और इसकी ये जो मौजूदा शक्ल है यहाँ तक पहुँचने के लिए इसने ग्रेजुअली किस तरह उसने कैसी कैसी शक्लें वजूद में आईं। तो हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ मनी, पैसा क्या है और पैसे से पहले क्या था, जब ये पैसा ये नहीं था उससे पहले क्या था। तो उसके बाद हम इस डिस्कस करेंगे वैल्यूएशन ऑफ मनी। मतलब कि ये जो पैसा है इसने ग्रेजुअली ये वाली जो मौजूदा शक्ल है ये कैसे अख्तियार की। और हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ मनी को, पैसे की अक़साम को। उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलें लेक्चर शुरू करते हैं। सो व्यूअर्स, सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज़ मनी। मनी, पैसा क्या है, इसकी डेफिनेशन है मनी इज़ ए कमोडिटी एक्सेप्टेड बाय जनरल गुड एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। पैसा एक ऐसी चीज़ है जिसको जनरल तौर पे, आम तौर पे इस्तेमाल किया जाता है चीज़ों के एक्सचेंज के तौर पे, मतलब ख़रीदने की, ख़रीदो फरोख्त के लिए। वो एक ऐसी चीज़ है जिसको जनरली एक्सेप्ट किया जाता है, जनरली एक्सेप्ट किया जाता है और चीज़ों को एक्सचेंज करने की, वो हमें एक्सचेंज करने के तौर पे वो हमें काम आता है, उसको मनी कहते हैं। तो ये तो है इसकी डेफिनेशन। अब सवाल है कि मनी, पैसे से पहले क्या था? पैसे से पहले जो था उसको हम कहते हैं बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम पैसे से पहले शुरुआत में अगर बात करें, जब इंसान पैदा हुआ तो उसके बाद पैसा तो नहीं था, तो पैसे के तौर पे वो क्या चीज़ थी जो पैसे के तौर पे यूज़ होती थी, उस सिस्टम को कहते थे बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम क्या था? एक सिस्टम ऑफ एक्सचेंजिंग गुड्स विदाउट मनी इज़ नोन एज बार्टर सिस्टम। जब पैसे का वजूद था ही नहीं तो लोग क्या करते थे, चीज़ें एक दूसरे से एक्सचेंज करते थे। एक्सचेंज करने के लिए वो गुड्स एक्सचेंज करते थे। उस दौर की बात करें, किसी को अगर दूध चाहिए तो वो दूध के बदले में वो इसको चावल देगा, राइस देगा, या फिर दूध के बदले वो गंदम प्रोवाइड करेगा। तो वो क्या करते थे, चीज़ों को एक्सचेंज करते थे, एक चीज़ दे के दूसरी चीज़ को एक्सचेंज करते थे। ये है बार्टर सिस्टम। जब गुड्स को एक्सचेंज करने के लिए गुड्स ही प्रोवाइड की जाती थी, ना कि मनी। वो सिस्टम जिसमें मनी इन्वॉल्व ही ना हो उसको हम कहते हैं बार्टर सिस्टम। ठीक है, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे एवोल्यूशन ऑफ मनी, कि मनी ये जो मौजूदा शक्ल है, ये इस मौजूदा शक्ल यहाँ तक पहुँचने के लिए इसने ग्रेजुअली किस तरह स्टेप बाय स्टेप इसके अंदर चेंजेस आई, उसको हम डिस्कस करेंगे। और डिस्कस करेंगे डिफरेंट स्टैंडर्ड ऑफ पेमेंट्स को। सो गाइस, हमने डिस्कस किया बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम ये था कि लोग चीज़ों को एक्सचेंज करने के लिए चीज़ें ही प्रोवाइड करते थे, उनके पास कोई ऐसी कॉमन चीज़ नहीं थी, पैसा वगैरह, जिससे वो चीज़ों की ख़रीदो फरोख्त करें। तो उस वक्त बहुत सारे मसाइल पैदा हुए कि लेक ऑफ कोइंसिडेंस, जिस तरह कि मैं अगर दूध प्रोवाइड करता हूँ तो मैं भी है कि जिससे मैं राइस ख़रीदना चाहता हूँ तो उसको दूध की ज़रूरत ना हो। तो दूसरा जो मसला दरपेश होता था वो था कि उन चीज़ों को हम स्टोर नहीं कर सकते थे। जैसे अभी हम मौजूदा जो शक्ल है पैसे की, इसको हम स्टोर कर सकते हैं, पैसे को हम स्टोर कर सकते हैं, इसको हम अपने पास सेव कर सकते हैं। लेकिन तब उस दौर में लोग चीज़ों को एज ए मनी यूज़ करते थे तो उनको वो स्टोर नहीं कर सकते थे। तीसरा जो मेन मसला था वो ये था कि कोई भी ऐसी कॉमन चीज़ नहीं थी जिससे किसी भी प्रोडक्ट की या किसी भी कमोडिटी की वैल्यू मेजर की जा सके। कोई, जैसा कि अभी पैसा है, हम किसी भी चीज़ की वैल्यू देखने के लिए हम कहते हैं कि ये चीज़ इतने रुपए की है। उस वक्त कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिससे वो किसी भी प्रोडक्ट या किसी भी चीज़ की हम वैल्यू मेजर कर सकें। उसके बाद एक और मसला ये था कि हम क्रेडिट क्रिएशन नहीं कर सकते थे। क्रेडिट क्रिएशन, किसी को उधार नहीं दे सकते थे, उधार देना मुश्किल था। जैसे कि अभी मैं किसी को कोई चीज़ उस दौर में अगर कोई किसी को प्रोवाइड करता था, जैसे कि किसी को उधार चाहिए गंदम, तो वो अगर गंदम प्रोवाइड करता है, जब उसको वापस करने का टाइम आएगा तो मे भी उसको गंदम की ज़रूरत ना हो, तो वो कहेगा मुझे गंदम नहीं चाहिए, मुझे इसके बदले में राइस चाहिए। तो इस तरह की मुश्किलात भी दरपेश होती थी।
उसके बाद काउंटिंग सिस्टम का बड़ा मसला था। काउंटिंग सिस्टम मतलब ये है कि वो अपनी जो गुड्स या प्रोडक्ट्स वगैरह होती हैं उनको किसी एक कॉमन चीज़ में काउंट नहीं कर सकते थे। जैसे कि अभी पैसा है तो हम कहते हैं कि ये मेरी जो चीज़ें हैं ये इतनी मालियत की हैं, ये मेरी प्रोडक्ट्स इतनी मालियत की हैं। उसके बाद एक और मसला ये था कि हम डेफर्ड पेमेंट्स नहीं कर सकते थे, डेफर्ड पेमेंट्स नहीं कर सकते थे, फ्यूचर में पेमेंट नहीं कर सकते थे। जो ये सारी उसमें बार्टर सिस्टम में मुश्किलात थी, उस मुश्किलात के बाद एक मज़ीद बेहतर शक्ल पैसे की आई जिसको कहते हैं कमोडिटी मनी स्टैंडर्ड। ये कमोडिटी मनी स्टैंडर्ड क्या है? लोगों ने कुछ चीज़ें फ़िक्स कर दी कि उनके अलावा कोई भी चीज़ एज ए मनी यूज़ नहीं होगी। वो कौन सी हैं? जैसे कि तीर, तलवार, और उसके बाद आपका खंजर वगैरह या फिर वाइन, तंबाकू, ये चीज़ें फ़िक्स हो गई जिनको लोग एज ए मनी यूज़ करते थे। वो एज ए मनी यूज़ करते थे। उसमें बहुत सारी मुश्किलात थी। उसी तरह उसकी डेफर्ड पेमेंट नहीं की जा सकती थी। उसके बाद उसकी वैल्यू का मसला था, उसके रिकाउंटिंग का मसला था। तो उसके बाद फिर उसकी मज़ीद बेहतर शक्ल ये आई कि मेटालिक मनी स्टैंडर्ड आ गया। मेटालिक मनी स्टैंडर्ड जिसमें आयरन और कॉपर के सिक्के दरियाफ्त हो गए। आयरन और कॉपर के सिक्के दरियाफ्त हो गए। उन सिक्कों से लोग ख़रीदो फ़रोख्त करते थे, उन सिक्कों से ख़रीदो फ़रोख्त करते थे और उसी से लेन देन करते थे। लेकिन उसके बाद फिर एक मसला आ गया कि जो मेटल था, जो मेटल की स्केर्सिटी थी वो बहुत ज़्यादा स्केयर था, जिसकी वजह से ये मनी भी फेल हो गई। और उसके बाद एक और मनी दरियाफ्त हुई जिसको कहते हैं बाईमेटलिज़म। बाईमेटलिज़म में गोल्ड और सिल्वर की क्वींस आई। गोल्ड और सिल्वर को एज ए मनी तस्वर किया गया और ये मार्केट के अंदर आई। तो इस गोल्ड और सिल्वर के साथ ही लोग ख़रीदो फ़रोख्त करते थे। और इसके बाद फिर एक और मसला ये आ गया कि लोगों ने सोने को तो स्टोर करना शुरू कर दिया और सिल्वर को मनी में मार्केट में एज ए मनी छोड़ दिया। तो इससे इससे क्या हुआ जी? सोने की शार्टेज होगी, गोल्ड की शार्टेज होगी और सिल्वर एज ए मनी मार्केट के अंदर सर्कुलेट करता रहा। सो गाइस, बाईमेटलिज़म के अंदर जो मसला दरपेश आया, लोगों ने गोल्ड को स्टोर करना शुरू कर दिया और सिल्वर को एज ए मनी मार्केट के अंदर सर्कुलेट करने दिया। तो उसके बाद ग्रेशियम ने एक लॉ पेश किया जो कि अभी भी लॉ ऑफ ग्रेशियम कहलाता है। उसने ये ला दिया कि जो गोल्ड और सिल्वर दो एज ए मनी कमोडिटीज़ मार्केट के अंदर मौजूद हैं, इसमें लोगों ने गोल्ड को स्टोर करना शुरू कर दिया और सिल्वर को एज ए मनी रहने दिया। उसको हम एक डायग्राम के ज़रिए एक्सप्लेन करेंगे। गोल्ड जो है वो एज ए गुड मनी लोगों ने उसको तस्वर किया और सिल्वर को एज ए बैड मनी तस्वर किया। तो क्या हुआ? लोगों ने सिल्वर के अंदर उसकी जो इंट्रिंसिक वैल्यू है, जो उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू है सिल्वर की, वो कम है बनिस्बत गोल्ड के। तो लोगों ने क्या किया? गोल्ड को मार्केट के अंदर सिल्वर को मार्केट के अंदर सर्कुलेट होने दिया एज ए मनी, और गोल्ड के अंदर क्योंकि उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू ज़्यादा थी इसलिए उसको लोगों ने स्टोर करना शुरू कर दिया, उसकी होर्डिंग शुरू कर दी, जिसकी वजह से मनी का ये कंसेप्ट भी फेल हो गया। उसके बाद वाला जो स्टैंडर्ड आया, गोल्ड मनी स्टैंडर्ड आ गया। मतलब कि एक गोल्ड ही था जिसको एज ए मनी तस्वर किया जाता था, स्टैंडर्ड। सो गाइज, जब ग्रेशियम लॉ आया उसके बाद जो गोल्ड को एज ए मनी कंसिडर किया गया, तो फिर सिर्फ एक गोल्ड ही ऐसा मेटल था जिसको एज ए मनी यूज़ करना शुरू हो गए। उसमें भी चंद मसाइल आ गए। उसमें मसाइल ये थे कि वो उसको लेके जाना और लेके आने में कुछ मसाइल होते थे, और उसके बाद उसको चोरी होने का ख़दशा था। और जब इंटरनेशनल इंपोर्ट एक्सपोर्ट शुरू हुई तो उसमें क्या हुआ? मुख्तलिफ़ मुल्कों ने सोने को एज ए स्टोर करना शुरू कर दिया, और इंटरनेशनल लेवल पे जो गोल्ड है उसकी स्टोरेज, उसकी सप्लाई कम हो गई। तो उसके बाद फिर जो पैसा, जो शक्ल पैसे की सामने आई वो कहती है रिप्रेजेंटेटिव मनी के अंदर भी दो अक़साम है। एक है फुल बॉडीड मनी वो है। फिर कुछ सिक्के दरियाफ्त हुए, मेटल के ऐसे सिक्के दरियाफ्त हुए जिसकी इंट्रिंसिक वैल्यू, जो उसकी अपनी सिक्के की वैल्यू है वो उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू बराबर हो। जैसा कि उसके बाद सिक्के है, जैसा कि क्वीन है, 5 रुपए की क्वीन है,
वो 5 रुपये की क्वीन का जो एक सिक्का है उसकी जो उसके लिए जो धात यूज़ हुई वो भी 5 रुपये की थी। जो धात उस सिक्के को बनाने के लिए यूज़ हुई उसकी मालियत भी 5 थी, और उसके ऊपर जो उसकी मालियत को जो उसकी जो फेस वैल्यू है वो भी 5 के इक्वल थी, जिसको हम कहते हैं फुल बॉडीड मनी। तो उसके रिप्रेजेंटेटिव मनी के अंदर पहली जो अक़साम है वो है फुल बॉडीड मनी। फुल बॉडीड मनी का मतलब है कि उस वक़्त जो सिक्के दरियाफ्त हुए उन सिक्कों की इंट्रिंसिक वैल्यू उसकी फेस वैल्यू के इक्वल थी। मतलब ये कि वो जितने की वो क्वीन थी, जितने पैसों की, उसकी मेटल की भी उतनी ही मालियत थी। तो उसके बाद एक और अक़साम है रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडीड मनी। रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडीड मनी जिस तरह क्वींस या फिर जो पेपर मनी है, जिसको हम कहते हैं पेपर मनी या क्वींस, जो अभी इस दौर में हम यूज़ करते हैं, क्वींस या फिर पेपर मनी। अब ये पेपर मनी जो है ये कौन छापता है, कौन मार्केट के अंदर इसकी सप्लाई देता है? इसके पीछे सेंट्रल बैंक होता है किसी भी मुल्क का। सेंट्रल बैंक, जैसे कि पाकिस्तान का जो सेंट्रल बैंक है वो है स्टेट बैंक, जो गवर्नमेंट का बैंक है, वो पैसे को छापता है और उसकी सप्लाई मार्केट के अंदर देता है। ये किस तनासब से छापता है? इसके अंदर इसके ऊपर बहुत सारे सवाल हो सकते हैं कि अगर पाकिस्तान के अंदर पैसे की शॉर्टेज है, पाकिस्तान के हालात अच्छे नहीं हैं, पाकिस्तान की इकानमी अभी बहुत बुरे हालात चल रहे हैं, तो क्यों ना वो पैसे छापें और अपनी इकानमी को बेहतर कर लें। ऐसा नहीं होता। कोई भी सेंट्रल बैंक किसी भी मुल्क का, जैसे कि पाकिस्तान का स्टेट बैंक है, वो मार्केट के अंदर पैसा छापता है या उसको मार्केट के अंदर उस पैसे की सप्लाई देता है, तो उस पैसे के कुछ तनासब का गोल्ड, सिल्वर या फिर फॉरेन करेंसी को एज ए रिज़र्व रखता है। फॉरेन करेंसी को एज ए रिज़र्व अपने पास रखता है। जैसे कि कोई भी नोट ले लें, नोट के ऊपर लिखा होता है, नोट ये जैसे 100 रुपये का नोट है, इसके ऊपर हम पढ़ते हैं 100 रुपये हामले हाजा को मुतालबा पर अदा करेगा। कौन करेगा? हुकूमत पाकिस्तान की ज़मानत है। कौन करेगा जी? ये करेगा, नीचे गवर्नर का नाम दिया हुआ है, रज़ा बाकर, बैंक दौलत पाकिस्तान, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। तो वो देगा क्या, मतलब मुतालबा करने के ऊपर देगा क्या? जैसे कि मैंने पहले बताया कि जैसे ये 100 रुपये है, उन्होंने छापा और उसको मार्केट के अंदर उसकी सप्लाई दे दी, तो इसके मतबादल उन्होंने सोना, चांदी या फिर फॉरेन रिज़र्व को एज ए अपने पास रिज़र्व रखा, फॉरेन रिज़र्व को एज ए रिज़र्व रखा। अगर कोई हामले हाजा जिसके पास ये 100 रुपये है, हामले हाजा जो इसको उठा के फिर रहा है, वो मुतालबा करता है गवर्नमेंट से कि मुझे इसके मुतबादल चाहिए। क्या चाहिए? सोना, चांदी या फिर फॉरेन रिज़र्व जो इसकी मद में स्टेट बैंक अपने पास रिज़र्व में रखता है। ठीक है, तो इसी तरह पेपर मनी और क्वींस जैसे कि अभी जो मौजूदा शक्ल है क्वींस की, उसकी धात की जो वैल्यू है वो कम है उसकी फेस वैल्यू से। तो इसीलिए हम इसको कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव फुल मनी, कि वो रिप्रेजेंटेटिव तो है लेकिन उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू जो है वो इसकी फेस वैल्यू से कम है। वो कम इसलिए है क्योंकि वो गवर्नमेंट हमें उसकी गारंटी दे रही है कि ये पैसा है, ये गवर्नमेंट की गारंटी के साथ वो मार्केट के अंदर पैसा आ गया। और कोई हामले हाजा अगर वो मुतालबा करता है कि इसके मुताबिक मुझे सोना, चांदी या इसके रिज़र्व चाहिए, तो वो उसकी गारंटी कौन दे रहा है? गवर्नमेंट के वो अदा करने की ज़िम्मेदार है। उससे अगली इकसाम जो मनी की है वो है क्रेडिट मनी। क्रेडिट मनी आजकल ज़्यादा यूज़ होने वाली जो अकसाम है मनी की वो है क्रेडिट मनी, जिसमें बॉन्ड्स या चेक्स वगैरह मौजूद होते हैं। बॉन्ड्स वो होते हैं जो गवर्नमेंट मार्केट के अंदर मनी की सप्लाई को कम करने के लिए छापती है और मार्केट के अंदर उसकी सप्लाई देती है और मार्केट से मनी की सप्लाई जो है उसको कम कर देती है। और लोग बॉन्ड्स ख़रीदते हैं और ख़रीदने के बाद जो पैसा है वो वापस गवर्नमेंट के पास चला जाता है। इसी तरह अगर गवर्नमेंट चाहे कि मार्केट के अंदर पैसे की मनी की सप्लाई बढ़ानी है, तो वो क्या करेगी? बॉन्ड्स को ख़रीद लेगी वापस और जो पैसा है वो मार्केट के अंदर उसकी सप्लाई बढ़ जाएगी। इसी तरह चेक्स, जो कमर्शियल बैंक्स चेक्स जो हैं इशू करते हैं, एक जैसा कि हम चेक लेते हैं और चेक के ऊपर हम अमाउंट लिखते हैं और बैंक से जाके वो चेक पेश करके हम अपने पैसा वसूल कर लेते हैं। एक तरह का वो जो चेक है वो भी एज ए मनी यूज़ होता है। तो ये आजकल की जो एडवांस या फिर उसको कह लें कि मॉडर्न टाइप ऑफ मनी है वो है बॉन्ड्स या फिर चेक।
सो गाइज़, आज का हमारा लेक्चर ख़त्म हुआ। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, कमेंट करना ना भूलिएगा। इकोनॉमिक्स का ऐसा कोई भी टॉपिक जो आपको समझ नहीं आ रहा तो प्लीज़ उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ताकि मैं उसको आने वाली वीडियो में उसको डिस्कस कर सकूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।